औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 5 है सेल्स 504 का। लेकिन लेक्चर नंबर 4 का एक टॉपिक हमारा छूट गया था, मिक्स्ड लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन का। उसमें हमने क्या पढ़ना है कि यहाँ पर इस मिक्स लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि तमाम रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं हमारे पास एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में इस तरह से लिख दी जाती हैं कि उनका यूनिफॉर्म एक जैसा लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन नहीं है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको पढ़ लें, लिहाजा इसमें से समझने वाली कोई चीज़ नहीं है। अब हम लेक्चर नंबर 5 की तरफ चलते हैं। लेक्चर नंबर 5 की तरफ में हमें रिलेशनशिप्स बताए गए हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के। यहाँ पर आपके पास एक डायग्राम बना दी गई है रिक्वायरमेंट्स की, जिसको आप देखें। इसमें से समझने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप इसको एक बार रीड करें। उसके बाद हमारे पास बिजनेस रिक्वायरमेंट्स आए थे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। बिजनेस रिक्वायरमेंट्स कलेक्टेड फ्रॉम मल्टीपल सोर्स माइट कन्फ्लिक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद you can also use a business requirement to set implementation priorities for use case and the associated functional requirements. The VN statement हमारे पास क्या है? The VN statement should reflect a balanced view that will satisfy the need of diverse customers. It can be somewhat idealistic but should be grounded in realities of extending. ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इनको जस्ट रीड कर लें। जो आगे समझने वाली चीज़ है ना, वो ये रहा टॉपिक हमारे पास, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। जो है तो DLD पढ़ा ना, CS 403, वो इसको समझ सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर आपके लिए नई चीज़ है तो हम यहाँ से इसको अच्छी तरीके से ही समझेंगे जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हैं। तो कंटेक्स्ट लेवल डायग्राम हमारे पास वो डायग्राम होती है जिसमें हम अपने तमाम एंटिटीज़ जो आउटसाइड एंटिटीज़ होती हैं उनको इंटरनल एंटिटीज़ के साथ इस तरह से इंटरेक्ट करवाते हैं कि सिस्टम में आपको हर चीज़ एक दूसरे से मिलती दिखाई देती है कि ये चीज़ इस चीज़ से काम कर रही है। नीचे एक एग्जांपल दी गई है, पहले हम ऊपर पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि The context diagram graphically illustrates this boundary by showing that connection between the system being developed, जो बनने वाला है वो सिस्टम, और द प्रॉब्लम, और जिस प्रॉब्लम को हम देख रहे हैं, और उसके आउटसाइड वर्ल्ड, उसका कनेक्शन किसका भला, जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं या जो सिस्टम हम बना रहे हैं, ठीक है, उसका आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कनेक्शन क्या है। द context diagram identifies the entities outside the system that interface to it in some way, called terminators, and external entities, as well as the flow of data and material between each external entity and the system. The context diagram is used as top-level abstraction in a data flow diagram developed according to the principle of structured analysis. The context diagram can be included in the vision and scope document. अब जो context diagram है ना, उसमें vision भी होता है और scope document भी होता है। अब कुछ जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो VN का लेदर डॉक्यूमेंट बनाती हैं, स्कोप का लेदर डॉक्यूमेंट बनाती हैं, और कुछ होते हैं कि जो कंटेक्स्ट डायग्राम में ही इन दोनों को डिक्लेयर कर देती हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास सिस्टम केमिकल सिस्टम ट्रैकिंग की कंटेक्स्ट डायग्राम बनाई गई है, और देखें किस तरह से बनाई गई है कि एरोज के ज़रिए सिस्टम को आपस में इंटरेक्ट किया हुआ ना। अब जैसे कि आपके पास असाइनमेंट भी आ जाती है कि आपने UML डायग्राम बनानी है, कंटेक्स्ट लेवल डायग्राम बनानी है, तो UML हम अब पढ़ने लगे हैं आगे, तो वो यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप पहली असाइनमेंट आती ही ज़्यादा इसी के अबाउट होती है। यूज़ केसेस एंड कस्टमर डेवलपर रिलेशनशिप कि क्या है कि अगर आपकी एक एक्सीलेंट प्रोडक्ट बनती है तो वो किसका नतीजा होती है, एक एक्सीलेंट रिक्वायरमेंट्स का नतीजा होती है। हाई क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स आपने गैदर की होती हैं, तब जाकर आपके पास जो एक प्रोडक्ट है वो एक्सीलेंट बनती है। अगर आपने कोई एक्सीलेंट रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको कलेक्ट करना है तो आपके लिए उसको किसी इंजीनियर की ज़रूरत होगी जो इसमें एक्सपर्टाइज, जिसकी एक्सपर्टीज़ में excellent requirements को gather करना है। Good customer developer relationship and effective communication between these two entities is a must successful software project. In order to build this relationship and capture the requirement properly, it is essential for the requirement engineer to learn about the business that is automated. Documents should be structured and written in a way that customers find it easy and to read.
अंडरस्टैंड सो डैट देर इज़ नो एम्बिगिटीज एंड फॉल्स असम्पशन कि डॉक्यूमेंट को इस तरह से लिखा गया हो कि जो आपका कस्टमर है, पढ़ने वाला है, उसको आपकी लिखाई में किसी भी किस्म का वो हेर फेर ना हो या उसके माइंड में क्वेश्चन ना अराइज हो जाए। ठीक है। वन टूल, अब एक टूल जो है इन चीज डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए एक टूल है, उसको हम कहते हैं यूज केस मॉडलिंग। ठीक है। One tool is used to organize and structure the requirements in such a fashion is called use case modeling. It is technique developed by Ivar Jacobson to describe what a new system should do or what an existing system already does. स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू। स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर मॉडलिंग लैंग्वेज को यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, यूएमएल। अब यूएमएल हम आगे पढ़ेंगे। इट कैप्चर्स आर डिस्कशन प्रोसेस बिटवीन द सिस्टम डेवलपर एंड द कस्टमर। अब ये जो है यूएमएल हमारे पास क्या है, अब यूएमएल जो है वो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं यूज केस मॉडलिंग में। हमारे पास यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज वो मॉडलिंग लैंग्वेज है जैसे कि हम पास्कल पढ़ते हैं, जैसे कि हम वो C++ पढ़ते हैं अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए। इसी तरह डायग्राम्स को डिज़ाइन करने के लिए लैंग्वेज है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ठीक है। ओके, समझ आ गई। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज किसको कहा गया है कि जो डायग्राम को बनाने के लिए जो लैंग्वेज होती है वो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज होती है। ओके। यूज केस मॉडलिंग के दो कंपोनेंट्स हैं, एक यूज केसेस है और एक्टर्स हैं। एक्टर्स वो होते हैं जो हमारे पास हमारे यूजर स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, जो हमारे सिस्टम को यूज करते हैं। ठीक है। और वो सिस्टम और जो स्टेक होल्डर्स आगे से किरदार अदा करते हैं वो यूज केसेस में आते हैं। In a use case model, boundaries of the systems are defined by functionality that is handled by the system. An actor क्या है, एक entity है that is interesting in interacting with the system. An actor can be human or some other devices or system. अब नीचे एक डायग्राम बनाई गई है लेक्चर नंबर 6 में, लेक्चर नंबर 6 पे साथ ही कर लेते हैं। A use case model represent a case view of the system and how the system is going to be used. In this use case, it's treated as a black box. Use case system को black box की तरह treat किया जाता है। It only depicts the external interface of the system. अब यहाँ पर नीचे जो हमारे पास एक डायग्राम बनाई गई ये UML है। जो हमारे पास इंटिटीज जो एक्टर्स है ना वो ये रहे एक्टर्स हैं। एक्टर्स को हम इस तरह से लिखते होते हैं। अब जो हमारे पास वो आगे से यूज़ केस, हमारे पास दो वो थे ना कंपोनेंट थे यूज़ केस मॉडल के, एक यूज़ केसेस था और एक एक्टर था। एक्टर ये हैं जो हमारे सिस्टम को यूज़ करते हैं। अब जो एक्टर्स आगे से काम करते हैं ना सिस्टम में वो हमारे पास यूज़ केसेस होते हैं। उसको हम इस तरह से ओवल शेप में लिखते होते हैं। ठीक है। और इसको इस तरह से इंटरेक्ट करवाते होते हैं। और ये जो है ये हमारे पास एक बाउंड्री होती है जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है ना, ये हमारे पास एक बाउंड्री है। ओके। अब इसको आगे डिस्क्राइब किया गया दीज एक्टिविटीज़। जो हमारे पास यूज़ केस मॉडल है वो एक पैरेलल है और कंकरेंट सॉर्ट है कि हम किस तरह से अपने एक्टिविटीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं। These activities stops when no new use cases and actors are discovered. At the end, the model was validated. Relationship among use cases. The UML allows us to extend and reuse already defined use cases by defining the relationship among them. अब यूज़ केसेस क्या करता है, रीयूज़ करता है, हमारे सिस्टम को एक्सटेंड कर देता है। अब इसमें जो यूज़ केसेस कैन बी रीयूज एंड एक्सटेंडेड इन टू डिफरेंट फैशंस। एक्सटेंड एंड यूजेस, दो किस्म के हमारे पास फैशंस हैं जो मतलब यूज़ केसेस के आगे से भी दो कंपोनेंट्स इस तरह से कह सकते हैं। पहला है यूजेस और दूसरा है एक्सटेंड्स। इन द केस ऑफ यूजेस रिलेशनशिप वी डिफाइन डैट वन केस कि हमारे पास एक ऐसा केस है जैसे कि अब यूज़ हमारे पास एक्सटेंड और यूजेस में आपको मैं फ़र्क बताती हूँ। जैसे कि ये एग्जाम देखें कि एक यूज़र है, यूज़र के पास यूज़र ने डिलीट करना है इंफॉर्मेशन को। अब तो यह यूज़र अगर डिलीट करना चाहता है तो वो क्या रिकॉर्ड करना चाहता है ट्रांजेक्शन को या कैंसिल करना चाहता है ट्रांजेक्शन को। अब वो चाहता है कि वो डिलीट करे, तो अब उसके पास दो ऑप्शन है, क्या वो कैंसिल करे या वो डिलीट करे, या वो डिलीट कर दे या वो कैंसिल कर दे। उसके पास दो ऑप्शन हैं, उसमें से कोई एक चीज़ यूज़ कर सकता है वो। तो ये यूजेस की एग्जांपल है। अब एक्सटेंड्स क्या है, ये एक रिटेल इंस्टीट्यूशन है और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अब रिटेल इंस्टीट्यूशन ने कॉल को
प्लेस फ़ोन कॉल की, प्लेस कॉन्फ्रेंस कॉल। अब क्या है कि प्लेस उसने एक फ़ोन कॉल की, अब वो आगे से कॉन्फ्रेंस कॉल भी तो प्लेस कर सकते हैं ना। अब यहाँ से रिटेल इंस्टीट्यूशन ने कॉल को रिसीव की तो वो रिसीव एडिशनल कॉल भी कर सकते हैं, तो ये एक्सटेंड हो जाता है आगे से हमारे पास यूज़ केस मॉडल। ठीक है, external relationship is a kind of generalization, specialization relationship. In this case, a special instance of any already existing use case is created. The new use case inherits all the properties of existing use case, including its actor. कि हमारे पास जो extend में आगे हम एक new use बनाते हैं ना, वो पीछे इन दोनों की खसूसियात लेके आगे बढ़ता है। ठीक है, आगे भी एक एग्जाम्पल हम उसमें देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन द केस ऑफ एक्टर्स। इन दिस केस न्यू क्लासेस ऑफ एक्टर मे बी क्रिएटेड बाय इनहेरिटिंग फ्रॉम द ओल्ड क्लासेस ऑफ एक्टर्स। अब जैसे एक्सटेंड की जो एग्जांपल है, जैसे कि कस्टमर है। अब कस्टमर हमारे पास दो तरीकों के होते हैं, इंडिविजुअल कस्टमर होता है, कॉर्पोरेट कस्टमर होता है। अब देखो ये इंडिविजुअल कस्टमर और कॉर्पोरेट कस्टमर किसकी एग्जांपल्स हैं, किस में से निकल रहा है, कस्टमर्स में से निकल रहे हैं ना, तो ये एक्सटेंडेड यूजर्स हैं। ओके, समझ आई, एक्सटेंडेड और यूजर्स यूजेस का। उसके आगे हमारे पास क्या आ जाता है, इलेबोरेटेड यूज केसेस हैं। हमारे पास कुछ यूज केस के कंपोनेंट्स हैं। पहला है क्या है कि आपके पास यूज केस का नेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल नीचे एग्जांपल दी गई यूजर। अब इसमें यूज केस नेम क्या है, क्या केस का नेम है। अब केस का क्या नेम है कि यहाँ पर डिलीट कर रहा है इंफॉर्मेशन यूजर, तो यूज केस नेम क्या हो जाएगा, डिलीट इंफॉर्मेशन। अब प्रायोरिटी क्या है कि यहाँ पर कितनी एंटिटीज इन्वॉल्व हैं, 1 2 और 3 प्रायोरिटीज हैं। ठीक है, एक्टर्स कितने हैं, यूजर एक्टर है सिर्फ। और समरी क्या है कि अगर जो यूजर है वो अगर डिलीट करना चाहता है इंफॉर्मेशन को, तो वो अलाउ करेगा परमानेंटली रिमूव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम। और अगर डिलीटिंग इंफॉर्मेशन इज ओनली पॉसिबल, और डिलीट इंफॉर्मेशन तब पॉसिबल होगा व्हेन द इंफॉर्मेशन हैज़ नॉट बी यूज इन द सिस्टम की। इंफॉर्मेशन तब भी डिलीट होगी जब यूज़र जो है वो करेगा कि इंफॉर्मेशन मैं डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है, और वो डिलीटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे सिस्टम में मौजूद होनी चाहिए। प्री कंडीशंस क्या हैं, अब प्री कंडीशन हम ऊपर कंपोनेंट्स पढ़े थे ना, कि यूज़ केस नेम हमारे पास जैसे कि डिलीट इंफॉर्मेशन है। इम्प्लीमेंटेशन प्रायोरिटी क्या है कि 1 2 3, ये हमारे पास प्रायोरिटीज। एक्टर कितने हैं, यूज़र। अब समरी हमने बता दी कि जो हमारे पास वो अगर यूज़र जो है वो डिलीट करना चाहेगा इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली, तो सिस्टम को, तो वो जिस सिस्टम में हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो इंक्लूड होनी चाहिए। अब प्री कंडीशन क्या है, इससे पहले की कंडीशन क्या होगी डिलीट करने से पहले, कि information was previously saved to the system and a user need to permanently delete the information। प्री कंडीशन ये है कि उसको पहले से पता होगा अगर मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड प्री कंडीशन। इससे पहले वो कुछ सोच सकता है। लेकिन पोस्ट कंडीशन क्या होती है, जो आपने काम कर लिया है उसके बाद की कंडीशन क्या है, कि द इंफॉर्मेशन इज नो लॉन्गर अवेलेबल एनीवेयर इन द सिस्टम। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास एक्सटेंड कहीं कहीं पर एक्सटेंड होता है। अब यूजेस क्या है, द यूजेस केस, इट यूजेस इफ एनी, अगर है। ठीक है, ये नीचे नहीं डिस्क्राइब किए गए। नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट, सीक्वेंस ऑफ एक्शंस इन द केस ऑफ नॉर्मल यूज। अब यहाँ पर क्या है कि यूजेस क्या है हमारे पास, रिकॉर्ड करना है ट्रांजेक्शन को और कैंसिल करना है ट्रांजेक्शन को, और एक्सटेंड जो है वो यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट्स क्या है कि सीक्वेंस है एक्शन का इन केस ऑफ नॉर्मल यूज़। अल्टरनेटिव पाथ उसका क्या होगा, कि आप यहाँ से खुद ही पढ़ लें कि क्या वो अगर द यूज़र केस स्टार्ट्स व्हेन द यूज़र वांट टू डिलीट एन एंटायर सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन सच एज यूज़र कमीशन प्लान और ग्रुप। अब यहाँ पर वो कहें कि अल्टरनेटिव पाथ क्या है कि वो कैंसिल कर सकते हैं ट्रांजेक्शन को। ठीक है, अब इसको ऊपर उन्होंने इसी तरह एक्सप्लेन किया, वही आप खुद ही पढ़ लें, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम्पल को ही एक्सप्लेन किया गया है। आगे जो हमारे पास एक्टिविटी डायग्राम्स है, ये समझने वाले हैं कि एक्टिविटी डायग्राम्स क्या होता है। एक्टिविटीज़ डायग्राम को हम फ्लो चार्ट की तरह ही बनाते हैं। एक्टिविटी डायग्राम्स गिव अ पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूज केस की पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन देता है। ठीक है, क्या एक्टिविटी डायग्राम, it is similar to a flow chart and shows a flow from activity to activity. It expresses the dynamic aspect of the system. तो जैसे कि delete information है, choose object to delete, initiate delete, deletion, delete allowed, अगर delete नहीं allowed तो फिर object maintained हो जाएगा। अगर confirm कर दिया है तो record action और object deleted, मतलब decode कर लिया हमने action को और object जो है वो delete हो गया।
ठीक है, ये एक्टिविटी डायग्राम थी। लिमिटेशंस क्या है यूज केस के? यूज केस लोन आर नॉट सफिशिएंट, दीज आर काइंड्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स। नॉन फंक्शनल क्या है? नॉन फंक्शनल हमारे पास वो फंक्शंस होते हैं जो हम नहीं देखते, मतलब डॉक्यूमेंट में नहीं लिखते, लेकिन वो पीछे अपना एक बकायदा रोल दे रहे होते हैं कि वो कितना हमारे हमारे लिए कितनी प्रायोरिटी रखता है, वो कितना रिलायबल है, वो कितना सिक्योर है। तो दीज आर कॉल्ड नॉन फंक्शनल। फंक्शनल वो होते हैं जो एक यूज़र खुद करता है, ठीक है। जैसे कि मैं अब रिकॉर्डिंग सिस्टम यूज़ कर रही हूँ ना, तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग सिस्टम मैं यूज़ कर रही हूँ। फंक्शनल क्या है कि मैंने उसको खोला और स्टार्ट कर दिया रिकॉर्डिंग। अब पीछे जो नॉन फंक्शनल है वो अपना काम बाकायदा तौर पे करेंगे, कितना रिलायबल है हमारी जो रिकॉर्डिंग है, वो सेफ़ है, वो बाहर कहीं वेबसाइट्स पे अपलोड नहीं हो रही, ठीक है। यूज़ केसेस अलोन आर नॉट सफिशिएंट, दीज काइंड्स ऑफ रिक्वायरमेंट मोस्ट नॉट non-functional that need to be understood since use cases provide a user perspective. They describe the system as a black box and hide the internal details from the users. Hence, in a use case, domain business rules as well as legal issues are not documented. The non-functional requirements are also not documented in use cases. अब फॉर एग्जांपल कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे पास, यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, पोर्टेबिलिटी, एक्सेस, ये आपने याद करनी है। और बाकी हमारे पास लेक्चर नंबर 5 और 6 दोनों हमने कंप्लीट करनी है। अगर आपको लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।